गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है इसमें मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सब टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले इसी बात पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और फिर जो आज का टॉपिक होगा इसी से हम उसको ग्रो करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम समांतर रेखाओं द्वारा दिखाते हैं और इसमें एक डाइपोल इस तरीके से रखा जाता है जिसपे फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि QE होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगता है। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बताई गई हैं। अच्छे से यदि आपको समझनी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप इसको कर रहा हूँ या थोड़ा सा आपकी जो मेमोरी है उसको एक बार फ्रेश कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था ये एक बलयुग्म का निर्माण करता है और इस बलयुग्म के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बल आघूर्ण भी उत्पन्न करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके लिए जो प्रीवियस नॉलेज है वो यही है। प्रीवियस नॉलेज एक की पॉइंट की तरह आपको याद रखना है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। बिल्कुल आपको यही बात याद रखनी है और बाकी जो बातें हैं वो हम आज के टॉपिक में इसको यूटिलाइज करके सीख जाएंगे। तो देखिए आपको याद रखना है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा होता है। तो ये जो साइन थीटा है वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। तो यहाँ पे पीई साइन थीटा होता है और साथ में जो ये पी है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और P इक्वल्स टू होता है 2QA। जो A है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि प्रत्येक वीडियो में हम एक नए सिरे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको अच्छे तरीके से आपको देखना है, समझना है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये उन छात्रों के लिए था जो ऑलरेडी उस वीडियो को देख चुके हैं। एक माइंड में ये कि अगर आप भूल चुके हैं या थोड़ा सा उसको रिकैप कर दिया जाए, इसके लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। तो आपको आज जो याद रखना है वो ये वाली बात याद रखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। अब आज के टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं। जो वैद्युत द्विध्रुव है यदि उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है तो यहां पर कार्य शब्द ही आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बल आघूर्ण कहीं पर होगा तो वहां पर कार्य भी मौजूद होगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। इसी शब्द में कार्य शब्द छुपा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बल आघूर्ण यानी कि वो घूमेगा तो घूमने में क्या भी होगा, कार्य भी होगा। तो यहां पर हमें कार्य का मान ही ज्ञात करना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है इसे हम जब वैद्युत विभव से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ना था, लेकिन मैं इसको अभी पढ़ा रहा हूं आपको। कारण है कि हम कड़ियां जोड़ के आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो सबसे शानदार कड़ी है वो ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर किया गया कार्य या कार्य का मान, और इसी कार्य को बाद में हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी कन्वर्ट करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी होती है। फिगर ड्रॉ करनी बहुत आसान है। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास इनपुट क्या क्या है। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो आप एक समान वैद्युत क्षेत्र को यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है ये समांतर रेखाओं के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर मैंने समांतर रेखाएं दिखा दी हैं जिनके द्वारा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां पर निरूपित किया जा रहा है। और एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी जो तीव्रता है या जो मान है वो E है, जो कि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। अब एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं जो इससे इनिशियली
अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम कोई भी कंडीशन उसकी रख सकते हैं। एक कोण के साथ रखा गया है, हालांकि इस कोण की हमें आवश्यकता नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पे ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसके दो पोल हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम चाहें तो बल दिखा भी सकते हैं, ना भी दिखाना चाहें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं और मैंने कहा हमें उस टॉपिक से ही आगे इसको बढ़ाना है। अर्थात हम जब इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो हम पहले ही लिख देंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्यों ऐसा लिख देंगे? क्योंकि ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है या बल आघूर्ण है, सॉरी यहाँ पे बल आघूर्ण बोलेंगे, बल आघूर्ण है, उसका मान होता है PE sin थीटा। और जो ये थीटा है वो कोण आपको ध्यान रखना है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ बना रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, हम इस द्विध्रुव को, इसकी जो पोजीशन है, तो इसलिए मैं इस कोण को नहीं दिखा रहा हूं, उस पोजीशन से लगभग बीच से यहाँ पे ले लेते हैं। इस पोजीशन से हम इसको इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया, डेल्टा थीटा कोण रोटेट कर देते हैं। डेल्टा थीटा कोण रोटेट करने का अर्थ क्या हुआ कि जो प्रोसेस है जिसमें वो पूरा थीटा कोण घूम रहा है, उस कोण को हम छोटे छोटे कोण के रूप में देख रहे हैं, यानी कि हम धीरे 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 उसको रोटेट कर रहे हैं और उसके बाद जानना चाहते हैं कि उसमें कितना कार्य होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मार्कर है ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और कितना घुमाया है, ये घुमाया है d थीटा, एक सूक्ष्म कोण यहाँ पे घुमा दिया है। अब जो नेगेटिव होगा वो यहां आ चुका है, जो पॉजिटिव है वो यहां आ चुका है। ठीक है, जब हम किसी भी वस्तु को थोड़ा सा घुमाते हैं तो घुमाने में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। इस कार्य का मान क्या होता है, कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट है, जहां पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा हो वहां पर कार्य का मान इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो कार्य या वर्क इज इक्वल्स टू होता है टॉर्क। टॉर्क है आपका बल आघूर्ण, तो ये हो जाएगा टॉर्क इनटू, अब यहां पे कितना कोण ये घूमा है, d थीटा कोण घूमा है, तो यहां पे आप लिख देंगे d थीटा, ये वैल्यू होती है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कार्य बराबर होता है, आपने जो फॉर्मूला कक्षा 9 से पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुणा गया विस्थापन। ध्यान दीजिए, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन। जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं तो वहां पर जो बल है उसको बल आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात जब हम सीधी रेखा में कहीं धक्का दे रहे होते हैं या किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहे होते हैं तो जो कार्य बल करता है, यानी कि जो फैक्टर बल है, वही कार्य जब वस्तु घूम रही होती है तो उसमें जो बल होता है उसके आघूर्ण को हम बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि घूर्णन गति में बल को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर जो बल है उसको कह दिया हमने टॉर्क कह दिया या बल आघूर्ण कह दिया। यहां पे मैं लिख देता हूं टाउ इनटू, अब देखिए यहां पे विस्थापन है, इसको हम रेखीय विस्थापन कहेंगे। तो यहां पे ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। ये जो d थीटा कोण हमने इसको घुमाया है, ये है इसका कोणीय विस्थापन। विस्थापन ही हुआ है लेकिन कोणीय रूप में हुआ है। तो यहां पे हम क्या रख देते हैं, d थीटा, राइट, और इसको लिख देंगे dw। dw का अर्थ हुआ कि वो छोटा सा कार्य या वो सूक्ष्म कार्य जो कि इस द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में हमें करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे सूक्ष्म कोण से ना घुमाएं बल्कि जो कोण के मान है वो ज्यादा हों। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हमने इसको घुमाया θ1 कोण से, यानी कि जो भी इसकी स्थिति रही पहले हमने इसको θ1 घुमाया, उसके बाद फिर इस स्थिति से हमने इसको फिर क्या कर दिया, θ2 स्थिति तक घुमाया। यानी कि जो सेकंड कंडीशन है, पहली स्थिति थी θ1 घुमाया, दूसरी स्थिति जो थी उसमें हमने इसको कितना घुमा दिया, θ2 घुमा दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि θ1 से लेकर θ2 घुमाने तक कितना कार्य किया जाएगा। थोड़ा सा ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैकेनिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां से लेकर यहां तक हम लेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर हम यहां से लेकर यहां तक फिर से कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर।
तो 2 बार हमने कार्य किया, पहले हमने 10 सेंटीमीटर ले गए, फिर 20 सेंटीमीटर ले गए, तो कुल कितना कार्य होगा वो इसको कैलकुलेट करके हम ज्ञात करेंगे। यहां पर भी वैसे ही आपको समझना, पहले हमने इसको घुमाया θ1 और फिर हमने फाइनली इसको कितना घुमाया θ2। तो कैसे इस वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, यहां पे देखिए आपको करना पड़ेगा समाकलन। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर आपको करना होता है समाकलन। तो हम इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि यदि, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसे, द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए, सही है। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, का समाकलन करने पर, राइट। और आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा W, यानी कि पूरा वर्क होगा। समाकलन का साइन आप बनाएंगे, यहां लिखेंगे θ1, क्योंकि पहले जो कोण है वो θ1 है, दूसरा जो कोण है वो θ2 है, राइट। उसके बाद आप इस वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए टाउ की वैल्यू कितनी है, ये है, तो आप लिख देंगे PE साइन थीटा और क्या लिख देंगे d थीटा। बहुत आसान है। आप इसको θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, तो आपको समाकलन करना है θ1 से लेकर θ2 तक। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये देखना होता है कि समाकलन में कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट हैं और कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मान बदल रहा है, क्या चीज बदल रही है यहाँ पे जो बदल रहा है वो कोण का मान बदल रहा है। आप खुद ही समझ रहे हैं, पहले मैंने एक कंडीशन ली कि d थीटा कोण है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि θ1 से लेकर θ2 जा रहा है, तो हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थीटा है, कोण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो PE इस समाकलन से बाहर आ जाएगा, ये θ1 θ2 हो जाएगा और ये साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बच रही है, राइट। और अब आपको साइन थीटा का क्या करना है, समाकलन करना है। तो जिन छात्रों को समाकलन आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वे ध्यान रखें कि आपको अगर फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स टर्म याद रखने हैं तो वो है साइन थीटा कॉस थीटा का समाकलन, इसी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा का अवकलन। तो ये जो बेसिक चीजें अगर आपको याद रहती हैं तो आप आसानी के साथ इसे कर लोगे। जिन छात्रों का मैथ सब्जेक्ट होगा उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वे जरूर ध्यान दें, ये दो वैल्यूज आप याद करके रखें। यदि समाकलन साइन थीटा डी थीटा है तो इसका मान माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। और इसी तरीके से कॉस थीटा डी थीटा है तो इसका मान साइन थीटा होता है। तो ये दो वैल्यूज आप याद रख लें, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली हैं। और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं या बहुत सारे जो हमारे डेरिवेशंस होंगे उनमें ये प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा आया है, साइन थीटा का मान माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE, ध्यान से देखिए बड़ा ब्रैकेट आप लगाएंगे, माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और इस तरीके से θ1 लिखा जाता है और θ2 लिखा जाता है। जो θ1 और θ2 है इनको लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं, यानी कि ये निम्न सीमा है और ये अपर सीमा है। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो भी आप ध्यान दें। यहाँ पे आप लिखेंगे PE, सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो देखिए माइनस कॉस θ2। गलती कहां पे होती है, जहां पे आप जल्दबाजी करते हो या डर जाते हो। अगर आप अच्छे तरीके से जो वहां दिया है उसी के आधार पे सॉल्व करें तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो माइनस कॉस θ2 आ गया। अब देखिए इसमें बाहर से माइनस है, ये मैंने लगा दिया है और ऑलरेडी माइनस लगता है, यानी कि माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। ये ध्यान दें, ये छोटा ब्रैकेट बना देता हूं और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। क्या समझाना चाहता हूं आपको कि जब अपर लिमिट से लोअर लिमिट रखी जाती है तो यहां पे माइनस लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि कॉस में ऑलरेडी आगे से माइनस है, तो इसीलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगाया है कि देखिए ये माइनस यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। लेकिन जब अपर लिमिट से लोअर लिमिट में वैल्यू लिखते हैं तो यहां पे क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप चाहें तो PE माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 लिख सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये हो गया आपका, ये W की वैल्यू है,
ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और भी इसमें आप काम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको माइनस पीई कॉमन ले लें, यानी कि माइनस साइन कॉमन ले लें, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने क्या किया, जो माइनस था वो कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस। समझ में नहीं आया तो एक बार अंदर मल्टीपल करके देखिए, यही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये रिजल्ट फाइनली हमें प्राप्त हो जाता है, यही कार्य का सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, जहां पे हमने द्विध्रुव को θ1 कोण से लेकर θ2 कोण तक घुमाया। क्योंकि रिजल्ट प्राप्त करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट किस कंडीशन में प्राप्त किया गया है, उस रिजल्ट की जो क्राइटेरिया है वो क्या है वो समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, या अदर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार पूछे जाते हैं जहां पे आपको दिमाग लगाना होता है। तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो अच्छे से आप कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो कार्य किया जाता है, ये कार्य इस द्विध्रुव में, क्योंकि ये जो कार्य है आप देख भी रहे हैं इसका मान नेगेटिव है, कार्य का मान यदि ऋणात्मक हो तो ये स्थितिज ऊर्जा को निरूपित करता है। बहुत सारे कनेक्शन है, कार्य जहां होता है वहां ऊर्जा होती है, जहां ऊर्जा होती है वहां कार्य होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी हमें यही बताती है। तो यहां पर जो द्विध्रुव को घुमाने में, θ1 से लेकर θ कोण तक घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है, यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इस कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। तो यहां पे इसे U लिखा जाता है, और माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये आपको याद रखना है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि माना जो द्विध्रुव है वो प्रारंभिक रूप में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ लंबवत रखा गया था। कंडीशन समझ लीजिए, हम क्या कहते हैं कि माना प्रारंभ में द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया, दिशा के लंबवत रखा गया है। उसके पश्चात कितना कोण घुमाया, थीटा कोण घुमाया जाता है। ये कंडीशन मैंने बना दी है। प्रारंभिक तौर पर जो द्विध्रुव था वो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ इस तरीके से लंबवत रखा गया था, यानी कि जो θ1 का मान है वो 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें जो द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा गया था। इसका अर्थ ये हुआ, यहां से कंडीशन बनानी है भाई, ये हुआ इसका अर्थ कि θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और बाद में मैंने लिखा उसके पश्चात थीटा कोण घुमाया जाता है, यानी कि जो θ2 है इसका मान क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ गई होगी स्थिति। इस स्थिति के साथ अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या हमें प्राप्त होता है। तो इस रिजल्ट को हम इस फॉर्मूले में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे साफ कर देता हूं, बोर्ड छोटा है इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो रिजल्ट है वो क्या प्राप्त होगा, आपको केयरफुली वैल्यू रखनी है। ये हो गया पीई, यहाँ पे देखिए कॉस θ2 का मान कितना है, थीटा है, माइनस कॉस 90 हो जाएगा, राइट। और cos 90 की वैल्यू सभी को पता होगी, cos 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 0। तो ये फॉर्मूला होता है PE cos थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी है जो कि बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, इनिशियल कंडीशन है कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, राइट। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा है वह अदिश राशि है, ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। और जो P है ऑलरेडी आपको पता है ये सदिश राशि है, जो E है वैद्युत क्षेत्र वो भी सदिश राशि है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। ये आपको ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट है। जब हमने
टॉर्क फाइंड किया था, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, इसी को P क्रॉस E लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी सदिश राशि है, जो P है वो भी सदिश राशि है और E भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का जो क्रॉस गुणन होता है, सदिश गुणन होता है, वो हमेशा एक सदिश राशि होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, वो हमेशा एक अदिश राशि होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, तो ये भी आपने सीख लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन का अर्थ ये हुआ कि आपके पास वैल्यू दे दी जाएगी, θ1 θ2 ये मान दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इन स्थितियों में कार्य कितना होता है, या इन स्थितियों में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पे मैंने कहा इसे हम क्या कह रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए कंडीशन क्या है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते। θ1 इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 0 डिग्री, और θ2 इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 180। ये कंडीशन मैंने अपनी तरफ से ले ली है। अप्लाई करना है, अप्लाई करना है किस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में करना है, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई, ध्यान से कीजिए, cos θ2, तो cos 180 हो गया, फिर क्या है, माइनस है, cos θ1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos 0 आप लिख दीजिए, राइट। इसके बाद फिर सॉल्व कीजिए, पीई, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, लेकिन बाहर से माइनस है तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पीई, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस माइनस का प्लस कर देते हैं, मल्टीपल में होता है, ऐड में नहीं होता है। तो यहाँ पे 2PE हमें प्राप्त हो रहा है। ये सबसे अधिकतम गतिज स्थितिज ऊर्जा है द्विध्रुव की। ये स्थिति मैंने आपको तब भी बताई थी, मैंने कहा था कि ये स्थिति का अर्थ क्या हुआ कि हमने जो डाइपोल है, द्विध्रुव है, उसको ठीक उल्टा रख दिया है, जो नेगेटिव है उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया है, और जो पॉजिटिव है उसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रख दिया है। अनस्टेबल कंडीशन है, ऐसी स्थिति में द्विध्रुव पे सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल रहता है। उसे कभी भी ऐसा लगता है कि भाई अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करके ऐसी डायरेक्शन में आ जाए जहां वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसी अनस्टेबल स्थिति में सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है, और उसका मान होता है 2PE। इसी के साथ आप अन्य कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पे इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मान 10⁵ न्यूटन पर कूलाम है। उसके अक्ष के साथ, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक द्विध्रुव रखा गया है, और उस द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, सारा डाटा मैंने यहां पे लिखा है, लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो इस 2 सेंटीमीटर को आप चेंज कर दीजिए, 2 × 10⁻² मीटर, इसको आप लिख दीजिए, राइट। एंगल यहां पे दिया है, ये मैंने लिख लिया है, और साथ में कहा गया है कि इससे एक टॉर्क का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि एक बल आघूर्ण का अनुभव होता है, और बल आघूर्ण का मान भी यहां पे दिया गया है 10√3 दिया गया है, और ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू आपके पास दी गई है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो द्विध्रुव बना हुआ है आवेशों से, उन आवेशों का मान क्या है, यानी कि हमें एक आवेश का मान चाहिए, क्योंकि प्रकृति उनकी या तो पॉजिटिव होगी या क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमें एक आवेश का मान ज्ञात करना है, और साथ ही हमें यह भी ज्ञात करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन ये है हमारे पास, और फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है उसमें होता है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, राइट। इस फॉर्मूले से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए, टाउ हमें गिवन है, ई हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है।
अब P यहां पर गिवन नहीं है, तो P हम ज्ञात कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन E साइन थीटा। ऐसे हम कड़ियां जोड़ते हैं। अब देखिए जो P है वो होता है 2AQ, मैंने अलग से लिख दिया है 2AQ। तो 2A हमें दिया हुआ है और Q हमें ज्ञात करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस फॉर्मूले से हमें Q प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे। टाउ की वैल्यू कितनी है, देखिए 10√3 है। E की वैल्यू कितनी है, 10⁵ है, इनटू साइन, और यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे, राइट। जो 2A है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो Q इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 10√3 अपॉन, ये जो 2A है ये भी अपॉन में जाएगा, तो 10⁵ पहले लिख लेता हूं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इनटू ये जो 2A है ये अपॉन में जाएगा, और जो 2A की वैल्यू है वो ये है, यानी कि 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा। सही है, तो इतनी वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब आपको केवल इसे सॉल्व करना है, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3, राइट। यहाँ पे देखिए 10⁻, ऊपर चले जाएंगे, या आप इसको पहले यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी, ये +2 हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू हमारे पास बच रही है, Q इज इक्वल्स टू बच रहा है 10√3 × 10⁻, और -3 बच रहा है। तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू होगी कूलाम में। और अगर आप 10⁻³ को हटा देते हैं तो Q इज इक्वल्स टू 10√3, और इसको आप मिली कूलाम भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, Q का मान आपको मिल चुका है। अब आपको फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उसे ज्ञात करना है। तो पहला जो रिजल्ट था वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और उसके बाद आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हम इसको एक ही कंडीशन के लिए लिखेंगे। वो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू -PE, यहाँ पे साइन नहीं आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा, राइट। जो हमने कंडीशन ली थी जब इनिशियल एंगल हमने 90 डिग्री लिया था, और जो सेकेंड एंगल था यानी कि θ2 था, उसकी वैल्यू जब हमने थीटा ली थी। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, PE cos थीटा हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए P आपको मिल जाएगा, E यहाँ पे गिवन है, और cos थीटा हमें सॉल्व करना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -P की वैल्यू फिर से 2A, और क्या होती है, Q होती है। E गिवन है, कितना दिया हुआ है, 10⁵ दिया हुआ है, और साथ में cos आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, राइट। अब देखिए -2 अब यहाँ पे जो 2A की वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 2A का मान है वो पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे छात्र गलती कर सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं मल्टीपल में और फिर इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ये पूरे द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, यानी कि आप इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे तो थोड़ा सा मैंने रोक लिया था अपने आपको समझाने के लिए। तो इतनी वैल्यू आप लिखेंगे, ये 2A का मान है पूरा का पूरा, तो 2 × 10⁻² हो गया, इनटू Q अभी अंदर फाइंड किया है 10, और ये √3 हो गया। इसके बाद मल्टीपल में आपको 5 करना है, और √30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू आपको लिखनी है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू आपके पास प्राप्त हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 और 10 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए हैं। साथ में √3 है, √3 है, तो इनटू आप 3 लिख लीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, 2 है। इसके साथ 10⁻² और +5। यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 10 बन गया, और ये फिर माइनस का 30 हो जाएगा, और इंटू 10⁻, यहाँ पे -2 और +5, तो प्लस का 3 होगा। ये वैल्यू आपके पास आएगी, इतना जूल हो गया। या इसको और सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे कर सकते हैं -3 × 10⁴ जूल। ये आपका रिजल्ट होगा।
यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो ये एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इसका मान क्या है, ऋणात्मक है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हमें दिया क्या क्या है, उससे संबंधित हमारी जानकारी क्या है, और फिर हम अपना रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है तो आप जरूर इनबॉक्स कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।